नमस्कार। नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम एक बहुत विशेष विषय के ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं और हमारे साथ जो सज्जन हैं, हम इनको सिर्फ अरविंद जी के नाम से जानते हैं। अरविंद जी का परिचय अभी आपसे आपको हम इन्हीं से दिलवाएँगे। पर मैं जितना इनको जानता हूँ, एक तो ये नाम है, दूसरा हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और एक शेर मेरे दिमाग में आता है कि या तो दीवाना हँसे या वो मतलब ऊपर वाला या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। अरविंद जी बहुत महत्वपूर्ण जगह पर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सारा जो सेटअप है दिल्ली में, जो भी आता है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ज़रूर जाता है। पार्लियामेंट के पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे सांसद और महत्वपूर्ण लोग आते रहते हैं। उन सबकी देखभाल, उनको उनको उनकी सुविधाओं को दिखाना और इतना ही नहीं, लोकसभा के स्पीकर के प्रतिनिधि के तौर पर ये यहाँ पर हैं। अब अरविंद जी ये सब काम करते हैं और अरविंद जी के नाम के ऊपर कोई दाग न लगे, ये हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा ही है। अरविंद जी कभी भी मिडलमैन का काम नहीं करते, सारे मंत्रियों को जानते हैं, सांसदों को जानते हैं, अधिकारियों को जानते हैं, लेकिन इनके ऊपर आज तक एक उँगली नहीं उठी। ये मैं परिचय इसलिए दे रहा हूँ कि अक्सर ये माना जाता है कि जो भी सत्ता के नज़दीक होता है, वो कहीं न कहीं पर कुछ न कुछ ऐसा करता ही है, जिससे उसकी छवि धूमिल हो। पर आज अरविंद जी को जो हमने बुलाया है, एक दूसरे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने के लिए बुलाया है। अरविंद जी ने एक बड़ा कमाल का काम हिंदुस्तान में शुरू किया है और वो इसकी शुरुआत उन्होंने खुद अपने पैसों से, अपने साथियों के पैसों से, कुछ लोगों से मदद लेकर के, अब ये मैं इन्हीं से पूछूँगा, इन्होंने शुरू किया। इन्होंने शुरू ये किया कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो लोग आते हैं, पार्टियाँ करते हैं। तो शायद इनके दिमाग में कहाँ से ये विचार आया कि जो भोजन बचता है, जो पार्टियों में भोजन बचता है, जूठा नहीं, जो परोसने से बच जाता है, उसको हम उन लोगों को खिलाएँ जो डिप्राइव हैं, जो मालन्यूट्रिशन से पीड़ित हैं, जो गरीब हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनको कि विटामिन्स पहुँचने चाहिए लेकिन नहीं पहुँच रहे हैं। उनके लिए इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन में धीरे-धीरे बहुत सारे रेस्टोरेंट शामिल हुए। ऐसे बड़े रेस्टोरेंट जो लोगों के लिए पार्टियाँ करते हैं। अब ये कैसे विचार, अच्छा अरविंद जी ने इसमें क्रिकेट टीमों को जोड़ा, सांसदों को जोड़ा, मंत्रियों को जोड़ा। अब ये सब कैसे इनके दिमाग में आया, ये हम आज थोड़ी लंबी बातचीत करेंगे। पर शुरुआत अरविंद जी हम आपसे करना चाहते हैं। आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी यात्रा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक कैसे पहुँची? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने समय निकाला और मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपने मिशन के बारे में आज आपके थ्रू बात कर सकूँ। बट आपने मेरी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बेस्ट हिस्ट्री जाननी चाही, तो मैं बेसिकली यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ, नहीं, नहीं, मुज़फ्फरनगर से बिलॉन्ग एक करता मिनट, एक मिनट। हाँ, यही जानना चाहता। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पितने माता-पिता के घर से निकल के कैसे पहुँचे? हूँ। मैं बेसिकली मुज़फ्फरनगर से यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरी स्कूलिंग वहाँ से ही थी। कुछ कारणवश परिवार में कुछ एक मिसहैपनिंग हुई कि मैं अपने बड़े भाई को एक बहुत यंग एज पे खो दिया, एक रोड एक्सीडेंट की वजह से। तो उसके बाद मेरा दिल्ली आना हुआ, मैंने अपना कॉलेज दिल्ली से किया और फिर मैंने 1996 में दिल्ली होटल मैनेजमेंट पूसा इंस्टीट्यूट से अपना होटल मैनेजमेंट किया। तो मेरी पहली ट्रेनिंग हुई 32 माइलस्टोन होटल होता था गुड़गांव हाईवे पे। तो 95-96 में इतने साधन नहीं थे कि वहाँ आप जा सको। नॉर्मली ट्रक से, टेम्पो से आपने लिफ्ट ले ली और चले गए। तो कुछ दिन मैंने वहाँ पे करी, बट एक वो मजा नहीं आया कि मेरा कुछ फ्यूचर वहाँ बन सकता है। बट होटल मैनेजमेंट का कोर्स खत्म करना होता है, तो एक ट्रेनिंग पीरियड को भी करना जरूरी था। तो मेरी लेक्चरर से बात हुई। इन द मीन टाइम पार्क होटल कनॉट प्लेस ने मुझे सिलेक्ट कर लिया था, बट उनका कहना था कि आप डिप्लोमा कर लीजिए एंड यू जॉइन अस।
सो मैं ट्रेनिंग के लिए मात्र 6 महीने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ज्वाइन किया। आप मेरे से ज़्यादा अच्छा जानते हैं कि उस टाइम ये क्लब उस कंडीशन में नहीं था कि लोग आना या पसंद करते थे। बट 6 महीने निकालने की बात हुई तो उस टाइम श्री पीएम सईद होते थे, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर लोकसभा। तो उन्होंने जी। एक कमेटी विज़न प्लान करी, काउंसिल्स की मीटिंग होती थी, जनरल बॉडी मीटिंग्स होती थी, तो सबका कहना होता था यार क्लब बहुत पुराना हो गया, खंडर हो गया, डेवलप करिए। तो तब एक कमेटी का फॉर्मेशन उस दौरान हुआ पीएम सईद जी की चेयरमैनशिप में, और तब एक रेनोवेशन प्रोसेस की बातें होने लगी कि हाँ, कुछ किया जाए। सो कुछ पारिवारिक कारण के कारण जो मैंने आपको बताया, तो उन चीज़ों से मैंने सोचा कि एक स्टेबिलिटी ज़रूरी है कि इंस्टेड मैं इस होटल से इस होटल अपने लाइफ को घुमाऊँ, तो मैंने सोचा कुछ पीरियड करके देखा जाए कि कैसा होता है। तो वो पीरियड स्टार्ट हुआ कि क्लब की कमेटी बनी, रेनोवेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जिस वे में कमेटी में आप जानते हैं श्री राजीव प्रताप रूडी जी उस टाइम इंचार्ज बने थे कि आप इस कमेटी को हेड करिए। श्री हनन मोला होते थे। तो 5-6 लोगों की कमेटी थी, उस कमेटी ने फॉर्मेशन की और एक अच्छा विजन स्टेटमेंट बनाया कि हाँ, क्लब को इस लेवल पे लिया जा सके। तो उस दौरान मुझे लगा कि शायद कुछ उम्मीद है कि ये कागज अब प्रैक्टिकल होके दिखाएगा। सो उस चीज को आगे ले जाते चलता रहा, मैं चलता रहा, सपोर्ट मिला आप सब लोगों का, और वो फाइनली क्लब आज इस स्टेज पे पहुंच गया कि आप सब मेंबर्स आकर यहाँ बैठना पसंद करते हैं और अच्छे इवेंट्स होते हैं, और क्लब मेरा मानना है कि आज की डेट में एक अच्छे क्लब की तरह दिल्ली में तो कम से कम उभरा हुआ है। सो ये मेरी जर्नी थी कि मैं 6 महीने के लिए आया था और आज करीबन 29 साल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आप लोगों के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ हूँ। अरविंद जी, क्लब का जो इस समय चेहरा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कभी ये खंडहर था, आज महल बन गया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि दिल्ली में सबसे प्रेस्टिजियस जगह अगर कोई है इस समय, सेंट्रल दिल्ली में, जिसे लुटिंग जोन कहते हैं, पार्लियामेंट के पास, 5 स्टार होटलों में लोग जाना पसंद नहीं करते, आपके यहाँ आना पसंद करते हैं। खाना भी अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। अब मुझे उस प्रेरणा के बारे में मैं दर्शकों को बताइए, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने ये कमाल का काम कैसे कंसीव किया और कैसे लोगों को जोड़ा और कैसे आपने इसमें क्रिकेटर्स को और खासकर बड़े-बड़े लोगों को जोड़ा और उनका समर्थन प्राप्त किया, क्योंकि ये काम आपके काम में आता नहीं है। आपने जो बड़ा काम किया कि जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जो माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड लोग हैं, उन बच्चों को कैसे आपके दिमाग में कैसे आई ये बात? वो पहली घटना क्या थी? सर जैसे आपको पता है कि क्लब में रेस्टोरेंट्स हैं, तो स्टाफ नॉर्मली बैठा हुआ था। अब से 2022 की बात है। तो 2022 में स्टाफ बोला सर बहुत टाइम हो गया, काम करते करते थक जाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स करा दीजिए, कुछ क्रिकेट मैच करा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोगों का एक क्रिकेट मैच मैं प्लान कर देता हूँ और आप लोग खेल लो। आसपास के 2-3 रेस्टोरेंट्स में जब सब सर्कल के लोग होते हैं तो उन्होंने आपस में बात कहीं करी कि हमारे लोग तो क्रिकेट मैच करा रहे हैं। तो 2-3 दिन बाद स्टाफ वापिस आया, सर वो भी कह रहे थे हम क्रिकेट मैच करना चाहते हैं। सो ऐसे ही मैंने कहा ठीक है यार, तुम लोग सब मिलके ना एक लीग कर लो और मैं इसको प्लान कर देता हूँ। तो मैंने बैठे बैठे सर उसको एक नाम दे दिया, रेस्टोरेंट क्रिकेट लीग। और तालकटोरा क्रिकेट ग्राउंड जो ओपन ग्राउंड है यहीं राष्ट्रपति भवन के सामने, उसको मैंने बुक करा दिया। तो 2022 में ऐसे ही अपने दोस्त यारों के सब रेस्टोरेंट्स करके करीबन 6-7 रेस्टोरेंट्स हो गए थे। वो क्रिकेट लीग नॉर्मल एक चली, सब स्टाफ को पसंद आई, उनके ओनर्स को पसंद आया। अगले साल फिर डिमांड हुई कि कर दिया जाए, तो अगले साल 2023 में वो करीबन जाकर 12 या 13, 14 रेस्टोरेंट हो गए थे। मैं और मेरा दोस्त जब अगले लीग की प्लानिंग कर रहे थे, तो ऐसे ही बैठे बोले यार लीग हो गई, ठीक है चल रहा है, बट कुछ मिशन के साथ अब करें। क्रिकेट एक ऐसा गेम है सर कि आप तो जानते हैं कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर एज ग्रुप को पसंद है, हर एज का बंदा उसे देखना चाहता है और हर बंदे को शौक है उसको खेलने का। तो वो एक चीज थी। तो उस चीज को ले जाते हुए हमने सोचा यार कुछ मिशन के साथ काम किया जाए। काफी चीजों पे हमने सोचा, कुछ पुरानी यादें ताजा करी कि कोविड के टाइम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तरफ से मैंने कोशिश कर कर आप लोगों का सबका सपोर्ट मिला। हम लोगों ने करीबन 10 से 15 हजार लोगों को खाना रोज बांटा था। करीबन 1.5 से 2 महीने प्रोसेस चलता रहा। उस प्रोसेस में मैंने खुद टेम्पो भी चलाया, स्टाफ के साथ खाना पैक भी किया।
काफ़ी वीआईपीज़ आए भी क्लब में जिन्होंने खाना बाँटने में, पैक करने में सब हेल्प करी। अनुराग ठाकुर जी थे, किरण रिजिजू थे, अनुभव मोहंती एमपी साहब थे, काफ़ी लोग आए जो उस टाइम हेल्प करते रहे हमें, आके हमारे साथ खाना भी पैक करवाया। जब हम बनाते थे, सुबह बनाते थे 6 बजे 10 बजे तक, फिर डब्बे पैक होते थे 10,000, वो डिस्ट्रीब्यूट होता था, शाम के लिए फिर तैयारी होती थी। तो उस टाइम मैं सर दिल्ली के हर उस एरिया में घुसा, जहाँ लोग जाना पसंद नहीं कर रहे थे। जामा मस्जिद, सराय काले खां, निज़ामुद्दीन, काफ़ी ऐसी झुग्गी एरिया जहाँ लोगों ने खाना 3-3 दिन से नहीं खाया था। वो हुँ, हुँ। एक बात कहीं न कहीं मेरे दिमाग में कोविड के टाइम से चल ही रही थी। मैं छोटा-सा एक आपको एग्ज़ाम्पल दूँ सर, एक दिन मैं शाम के टाइम गाड़ी लेकर खाना बाँटने गया एक एरिया में और मेरे पास करीबन 2 ढाई हज़ार फूड पैकेट्स थे। सर जब मैंने वो फूड पैकेट्स बाँटे, तो जैसे ही मैं गाड़ी उस एरिया से बाहर निकालने लगा, मेरी गाड़ी को चारों तरफ से लोगों ने इतना घेरा और मेरी गाड़ी हिला दी कि हम आपको जाने नहीं देंगे, हम लोग पिछले 3 दिन से भूखे हैं और हमें खाना नहीं मिला। तो मैंने कहा, "आप कितने लोग हैं?" बोले, "हम कम से कम 4-5 हज़ार आदमी हैं, तो हम आपको जाने नहीं देंगे, हमारी कोई सुन नहीं रहा, हमें खाना नहीं मिल रहा।" मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती करी कि बॉस रात के 8 बज गए हैं, सुबह के 10 बजे की मैं गारंटी लेता हूँ कि खाना आपके पास पहुँचेगा, मुझे रोक के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे में खाना दे दूँगा तो इतना खाना नहीं बन सकता, नहीं पैक हो सकता। काफ़ी हद तक 1 डेढ़ घंटा बहसबाजी होने के बाद मैं वहाँ से निकल पाया सर। और उसके बाद अगले दिन सुबह कोशिश मेरी थी कि 9 बजे वहाँ खाना पहुँच जाए और आपके आशीर्वाद से 9 बजे मैंने वहाँ खाना उन लोगों को करीबन 10,000 पैकेट्स बँटवा दिए कि करीबन 7-8 हज़ार वाह! आदमी उस एरिया में रह रहा था। वो दिन कहीं न कहीं मेरे माइंड में मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास खाना बाँटने गया, मैं कभी आपको फ़ोटो शेयर करूँगा, बहुत छोटे-छोटे बच्चे और उनको खाना देखने के बाद वो जो खुशी थी उनके चेहरे पे ना सर, मैं वो आज भी नहीं भूलता। एक कैथोलिक चर्च का मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, एक फ़ादर चलाते थे, उनका फ़ोन किसी के थ्रू मेरे पास आया, तो मैं जस्ट पहले दिन मिलने के कारण से और वैसे भी चला गया खाना बाँटने के लिए। सर सच में मेरी आँखों में आँसू आ गए थे उन फ़ादर की सेवा का तरीका देखने के। इतने स्पेशल डिसेबल्ड लोग जो खाना नहीं खा पा रहे थे, उनको वो वाह! अपने हाथ से खाना खिलाते थे। और बीइंग अ कोविड कोई एनजीओ या संस्था उनको जो खाना प्रोवाइड कर रही थी, उसने खाना प्रोवाइड करना उस टाइम उनको बंद कर दिया था कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारा रूटीन था कि हम खाना 2 बजे और रात के 8 बजे तक 7 बजे तक बाँटते थे। तो फादर का अगले दिन फ़ोन आया कि अरविंद अगर पॉसिबल हो, हम लोग इनको 12 बजे खाना दिन का खिला देते हैं और आप फूड पैकेट्स की बजाय अगर हमें यूटेंसिल्स में दे पाओ तो बेटर होगा। सो वो हमने प्रोसेस करीबन डेढ़ 2 महीने रखा कि हम यूटेंसिल्स में सबसे पहले खाना 11:30 बजे वहाँ पहुँच जाता था, शाम का 6 बजे पहुँच जाता था। वो एक्सपीरियंस सर मतलब मैं लाइफ़ में आज तक नहीं भूल पाया। वो इतने स्पेशल लोग जो वो रह रहे हैं और किस तरीके अपनी लाइफ़ चला रहे हैं, वो एक माइंड में मेरे चीज़ आज भी थी। सो उस टाइम हम लोगों ने अभिषेक मेरे एक को-फाउंडर जो इसमें थे लीग में बैठे हुए थे, मैच फाइनल चल रहा था, मैंने कहा सीज़न की अगले की प्लानिंग करी जाए। तो तब ये एक चीज़ दिमाग में आई और सर आपको तो पता ही होगा, हमने जब इस चीज़ पे होमवर्क किया और रिसर्च करी, 78.2 मिलियन खाना हम हर साल वेस्ट करते हैं सर और 195 मिलियन पीपल आज भी लोग एज़ पर द डाटा अवेलेबल लोग बिना पौष्टिक खाना खाए सोते हैं। उस फिगर्स को हमने और डिटेल में किया तो 55 किलो हर इंसान खाना बर्बाद करता है हर साल अपने घर पर। जब वो फिगर्स आई कि इतने लोग बिना खाना खाए सो रहे हैं और इतना खाना वेस्ट फूड है, सो वो एक हमने कहा कि बॉस अब हम इसको एक मिशन के साथ लेके चलें। बहुत दिन वर्किंग करते रहे, दिन-रात बैठे रहे कि यार सीज़न भी अनाउंस करना है आरसीएल का और मिशन भी अनाउंस करना है, क्या मिशन लेके चलें? तो हमने अपने मिशन को नाम दिया हंगर फ्री भारत, भूख मुक्त भारत मिशन। तो इस मिशन की बहुत खूब। शुरुआत वहाँ से हुई और हमने मिशन में ये अनाउंस किया कि हर 10 रन पर हम 100 गरीब लोगों में खाना ज़रूरतमंद लोगों में खाना बाँटेंगे। ये हमारा एक मेन मोटिव था कि हम इस आरसीएल रेस्टोरेंट क्रिकेट लीग के साथ इस मिशन को जोड़कर इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाएँ कि बॉस आप कितना खाना वेस्ट करते हैं और कितने लोगों का खाने से आप जो वेस्ट कर रहे हैं उससे कितने का पेट भर सकते हैं। सो ये एक मोटा-मोटा बैकग्राउंड था। सो शुरुआत वहाँ से हुई। लोगों को समझाना बहुत मुश्किल रहा कि ये भूख क्या है, इसका सीरियसनेस क्या है, लोगों को विश्वास नहीं हुआ।
कि शायद हम कोई बिज़नेस मॉडल इसमें बनाना चाह रहे हैं। टाइम लगा लेकिन लोगों को समझ आया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो करना चाहते थे सर, लेकिन उनको एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा था कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ें कैसे या हम उन ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुँचाएँ कैसे? सो काफ़ी हद तक शुरुआत करते-करते बड़े ब्रांड्स नथूस, बीकानेर वाला, बेलमोंडे ग्रुप एक होटल का बहुत बड़ा चेन है, गुजरात के बालाजी जी। वेफर्स, ये सब लोगों से जब हमने पूरी डिटेल अपनी बताई, तो ये लोग बहुत खुशी से हमारे साथ जुड़े और इस बार हमारी वो 8 टीमें हुई और मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मुझे आपके पर्सनली आने का भी वहाँ आशीर्वाद मिला कि आप भी आए और आपने आकर लीग में आशीर्वाद दिया और अपना वो समय निकाल कर आप इतनी देर वहाँ बैठ पाए और अपने विचार भी हमें दिए, अपना आशीर्वाद भी दिया उस लीग के टाइम, उसका लिए मैं आपको दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर। अरविंद जी, मैं ये समझा नहीं, इसको दोबारा समझाइए। हर 10 रन के ऊपर एक आदमी को खाना, ये कैसे कैलकुलेट किया आपने कि ये हर योजना क्या 10 थी? रन पर 100 लोगों को सर, अगर मेरी टीम अगर जैसे क्रिकेट मैचेस हुए थे तो एक टीम ने 100 रन बनाए, तो हमने कहा कि हम 100 रन के बदले 10,000 लोगों को खाना बाँटेंगे। और मैं आपको बताऊँ अच्छा। सर कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी सिंगर थी, जो हमारे इनॉग्रेशन में आई थी। बहुत नामी गाने गाए उन्होंने गाए हैं, तो जब हमने उनसे बात करी कि हमारा इस मिशन के साथ है और आपकी एक परफ़ॉर्मेंस हम चाहेंगे लोगों के लिए। सो उनका सिंपल कहना था, "मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी, बट मेरे नाम से आप 50,000 मील डोनेट ज़रूर करिएगा।" और जितने रन्स हमारे बने सर और उनकी जो एक परफ़ॉर्मेंस थी, उसके बाद हमारी टोटल मील काउंट पहुँची थी 2,30,000। 22 फरवरी को सर इस लीग की समाप्ति हुई थी। 26 फरवरी को हमने उस 2,30,000 मील का बाँटने का, खाने का प्रोसेस स्टार्ट किया। यहीं क्लब के बाहर से हमने शुरुआत करी थी। उस दिन करीबन हमने ढाई 3 हज़ार लोगों को खाना बाँटा। 27 फरवरी को हमने निज़ामुद्दीन दरगाह के पास, लोधी रोड साईं मंदिर, एम्स हॉस्पिटल के पास, आप देखते होंगे एम्स हॉस्पिटल के पास हज़ारों की संख्या में बैठे हैं जो बिल्कुल, मरीजों के बिल्कुल। साथ हैं और इनको खाना नहीं मिल पाता। वहाँ हमने खाना बाँटा। कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर के बाद बहुत डिसेबल्ड लोग बैठे हैं, वहाँ पर खाना बाँटा। और हमने एक शुरुआत करी थी कि सर इस मिशन के साथ हम हर महीने के आखिरी संडे पर ज़रूरतमंद लोगों में खाना बाँटेंगे। वो शुरुआत फरवरी में अनाउंस करी थी। मार्च 30th मार्च जो लास्ट संडे था, हमने एक गुड़गाँव में ओल्ड एज होम्स में करीबन जहाँ 1200-1500 लोग थे, वहाँ खाना बाँटा सर। और वो भी मैं आपको शेयर करूँगा सर कभी। इतना एक दर्दनीय सीन कहूँगा कि अच्छे परिवार के बुज़ुर्ग लोग जिनको उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया, वो लोग वहाँ रहते हैं। और कुछ लोग तो सर इतने पढ़े-लिखे मिले मतलब कि हम लोगों को खुद अजीब लगने लगा कि बॉस ये भी हमारे देश का हाल है कि उनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया। दे आर वेल क्वालिफाइड, वेल स्टेबल पीपल, वेल नॉलेजेबल पीपल। सो उन लोगों में हमने उस दिन खाना बाँटा। सो कोशिश है सर 2,30,000 में से करीबन हम 1.5 लाख लोगों में अब तक खाना बाँट चुके हैं पिछले 1.5 महीने में और इसको 2,30,000 को भी हम जल्दी खत्म करेंगे। आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और बता दूँ कि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा। हमें इसकी बहुत छोटी-सी शुरुआत लग रही है, जो हम कर पा रहे हैं अपने से तरीके से। अगला मिशन हमारा एक बल्क किचन लार्ज स्केल पे बनाने का है, जहाँ पर हम करीबन 10 से 15,000 लोगों का खाना बना लें और गरीबों तक दिल्ली में तो कम से कम बाँटना हम शुरू कर दें। तो उसके लिए हमारी प्लानिंग शुरू हो गई है कि हम एक बड़ा किचन प्लान कर लें। हम लोग इस प्रपोज़ल के साथ-साथ कुछ गाड़ियाँ भी 4-5 इकट्ठी कर रहे हैं। सर देखिए, सबसे बड़ा खाना जो वेस्ट होता है, अगर मैं ऑफ़िशियल डाटाज़ जो अवेलेबल हैं, हम लोग करीबन 70% ऑफ फूड वेस्टेज रेस्टोरेंट्स, केटरिंग्स, इवेंट्स से और हमारे घरों से खाना वेस्ट हो रहा है। जो हम लोग घर पर बनाते हैं, उन चीज़ों से वेस्ट हो रहा है। सो हम लोग रेस्टोरेंट से टाई अप करना हमने शुरू कर दिया है। हम लोग इवेंट एजेंसी से टाई अप करना शुरू कर दिया है कि शादियों में सर सबसे ज़्यादा खाना वेस्ट होता है। और जब आप किसी शादी का टेंट लगवाते हैं, तो आपका जो कैटरर है, उसका फंक्शन खत्म हुआ, तो खाना तो ले कहीं नहीं जाता, उसके लिए वो फाइनली वो डस्टबिन में खाना चला जाता है।
और ये कहीं नहीं हो पाता सर कि खाना बिल्कुल उतना ही बने जितने लोग हैं। खाना हमेशा एक्सेस होता ही होता है और उसका एंड रिजल्ट वो डस्टबिन होता है। तो अब हम लोग रेस्टोरेंट से, इवेंट कंपनी से सबसे टाइप कर रहे हैं। हम गाड़ियां मैनेज कर रहे हैं अपनी, जो आपके फंक्शन खत्म होने के बाद आपका बचा हुआ साफ खाना उठाएंगे, हम अपने किचन में लेकर आएंगे उसको। कोल्ड रूम्स हम बना रहे हैं, कोल्ड रूम में रात भर जैसे भी जो प्रिजर्व कर पाएंगे उसे प्रिजर्व कर कर अगले दिन या रात को उसको प्रॉपर फूड शेप देकर बॉक्सेस में या यूटेंसिल्स में जिस तरीके जहां बांट पाए वो अगले दिन सुबह खाना बढ़ जाए जहां जरूरतमंद लोग हैं। सो शुरुआत हमने कर दी है सर, टाइम लगेगा बट उम्मीद है आप सबके आशीर्वाद से हम ये चीज कर पाएंगे सर। अरविंद जी, ये इस प्रोग्राम को सारी दुनिया में लोग देखते हैं। जो हमारे पास डेटा है, जिस तरीके के हमारे पास रिएक्शन आते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप ये जो खुद बनवा के अभी तो आप इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं अब अगली चरण में, पर जो खुद बनवा के आप खाना बँटवाते हैं, इसका फाइनेंस कहाँ से लाते हैं? सर सच बताऊं तो अभी हमें कहीं से फंडिंग सपोर्ट मिला नहीं। आपके आशीर्वाद से फूड की कॉस्टिंग्स मुझे पता है। अगर मैं किसी बाहर से खाना मंगवाऊं था तो मुझे फूड पैकेट मिलेगा 100 रुपए का कम से कम। बट अगर मैं अपनी सामान को लेके अपनी प्रोडक्शन करके करता हूँ तो मुझे कॉस्ट कम पड़ती है। सो अभी जो मैं कर रहा हूँ ये मैं और मेरे फ्रेंड अभिषेक, ये हम लोग अपने पास से कर रहे हैं। बीच में कुछ दोस्त यारों का सपोर्ट मिला फाइनेंशियली कि आप ये ले लें। हमने वो मना कर दिया कि बॉस हमें फंड्स नहीं चाहिए, अगर आपको है आप हमें राशन दे दो, वो हमारे लिए ज्यादा ईजी रहेगा। कल को हम किसी को पैसे का हिसाब दें वो ना मैं चाहता सर और ना मेरे लिए पॉसिबल है। जैसा आपने चाह कहा, इतने सालों में सर एक यही इज्जत कमाई थी कि मेरे ऊपर कोई ऐसी जगह बैठे मेरे पे लांछन ना लगाए, तो उस चीज से मैं बहुत डरता हूँ। तो उन दोस्त यारों ने जिन्होंने जो सपोर्ट करना चाहा राशन के वे में, आटा चावल जो दाल, वो चीजें हमारे एक नॉर्मल जो किचन हमने एक स्टॉक यहाँ पे बना रखा है वहां पे रखना शुरू कर दिया था, तो वहीं से हम लोग अभी बना रहे हैं। बट आने वाले टाइम में हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट ग्रुप्स बाकी सबसे जुड़े, इस मिशन के साथ जुड़ पाए सर। अरविंद जी से अभी आगे बातचीत करेंगे, पर इसके पहले मैं आपसे कहूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मेरा प्रोग्राम देखते हैं और मेरी बातों पे भरोसा करते हैं, उनसे मैं ये आग्रह करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अगर आप डालेंगे गूगल के ऊपर तो आपको दिल्ली में बहुत पार्लियामेंट के पास एक जगह मिलेगी। अरविंद जी ने कहा कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए, तो सारी दुनिया के लोगों से मेरी अपील है, इन्हें पैसा मत दीजिए, लेकिन अगर आप राशन की मदद कर सकते हैं जैसा इन्होंने कहा, और ये एक ईमानदार आदमी ही कह सकता है कि आप हमको राशन किसी भी शेप में, कोई भी दाल, कोई भी चावल, कोई भी आटा, किसी भी तरीके के, मुझे नहीं पता सब्जियां इनके पास कहाँ से आती हैं, ये लेकिन जो भी इनको मदद कर सकते हो उनके लिए, जिनके पास खाना नहीं है, इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, भूख मुक्त भारत, हंगर फ्री इंडिया। तो इसमें लोग जुड़े। आप कहीं पर भी जाते हैं और पुण्य के नाम के ऊपर पैसा पानी में फेंकते हैं, दूध भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, सब अच्छा करते हैं, पर वो इंसान के पेट में नहीं जाता, नाली में बह जाता है। अरविंद जी जो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर इनमें आप अपनी छोटी-सी मदद देंगे, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे भगवान राम ने पुल बनाया था और गिलहरी ने कहा, "मैं क्या कर सकती हूँ?" तो वो लोट करके और वो अपनी मिट्टी को अपने परों के जो फर थे उसके, उसको ले जाके वहाँ डाल देती थी, जहाँ पे पुल बनाने के लिए नल नीड जमा कर रहे थे पत्थरों को। तो इस तरीके से आपका योगदान भी बहुत बड़ा होगा और इतिहास में लिखा जाएगा, इसलिए ज़रूर मदद कीजिए। अरविंद जी, मैं एक छोटी सी आप बात सर आपकी इस बात के जी, साथ ऐड करना चाहूंगा। जी, ये मैं भी जानता हूँ ये मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मुझे आने वाले टाइम में वॉलेंटियर्स की बहुत जरूरत है। मैंने एक मिस कॉल नंबर जनवरी में स्टार्ट किया था, मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से वो दोबारा बोलना चाहूंगा। इट्स 8377 992 992 दोबारा बोलिए। 8377 हाँ, 8377 992 992। ये एक मिस कॉल नंबर से मैंने स्टार्ट किया है, जनवरी में स्टार्ट किया था। करीबन अब से 3 दिन पहले मैं चेक कर रहा था, करीबन 40-42 हजार लोग जुड़ चुके थे। मुझे इसमें भी दोबारा कहना है कि लोग कहते हैं कि शायद आने वाले टाइम में इस पे पैसा मांगा जाएगा। मैं इस पे पैसा नहीं मांगूंगा, बट मुझे वो वॉलेंटियर्स जो चाहिए जो देश भर में
अगर मेरी छोटी-सी गुज़ारिश हो कि आपको मैं इस एरिया में खाना के पैकेट भेज रहा हूँ, आप बँटवा दीजिए। तो मुझे वैसे वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। तो जो आपके माध्यम से मेरे इस मिशन के साथ जुड़ना चाहें, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वॉलंटियर बनिए। आपको आने वाले कोर्स में यही रिक्वेस्ट मेरी होगी कि मैं आपको खाना दे रहा हूँ, पैकेट्स भिजवा रहा हूँ। आप अपने एरिया में ज़रूरतमंद लोगों में भिजवा दें, बाँट दें। मैं पूरी दिल्ली में नहीं बाँट पाऊँगा सर, मैं जिस स्टेट तक जहाँ तक मेरी कोशिश होगी, जहाँ तक मैं कर पाऊँगा बट कर पाऊँगा। लेकिन अगर मेरे साथ वॉलंटियर्स एक अच्छे नंबर में जुड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि जो मिशन मैंने सोचा है, उसको मैं जल्दी अचीव कर पाऊँगा। अरविंद जी, जैसे आप दिल्ली में काम कर रहे हैं और आपने अभी अपना कार्यक्षेत्र दिल्ली बना रखा है, पर मान लीजिए अगर कोई आपसे अहमदाबाद के सज्जन संपर्क करते हैं या बम्बई के लोग संपर्क करते हैं या कलकत्ता के संपर्क करते हैं, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? कोई कल्पना है आपके दिमाग में? सर, हम लोग हर स्टेट में रेस्टोरेंट्स के कितने रेस्टोरेंट्स हैं, उनका डाटा ऑलरेडी बना चुके हैं। कुछ लोगों से स्टेट वाइज़ भी जैसे मैंने बताया कि दिल्ली में रेस्टोरेंट क्रिकेट लीग में खेलने के लिए गुजरात की बालाजी वेफर्स कंपनी की टीम आई। उत्तराखंड से हरियाणा से ग्रुप है बेला मोंडे होटल ग्रुप। उनके अक्रॉस द कंट्री करीबन 10-12 अच्छे होटल्स, रिसॉर्ट्स हैं, वो लोग जुड़े। सो काफ़ी अब हमने इस बार श्री अनुराग ठाकुर जी आए थे मैच में। तो बोले वह हिमाचल की टीम नहीं है, आप हिमाचल की टीम भी ऐड करिए, वहाँ से भी लोग जुड़ेंगे। तो हमने इस आने वाले सीज़न में जिसका सीज़न 4 होगा आरसीएल का, तो हिमाचल की भी टीम ऐड हो रही है और बिहार की भी हो रही है। सो वहाँ के लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं। सो हम लोगों ने डाटा वर्किंग ऑलरेडी शुरू कर दी है सर इस पे ऑल ओवर अच्छे ब्रांड्स जो ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं, जो मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं आपको छोटा-सा एक्सपीरियंस शेयर करूँ सर, अभी कुछ दिन पहले मैं देहरादून किसी काम से गया हुआ था। सो वहाँ एक बहुत छोटा-सा रेस्टोरेंट में जस्ट चाय पीने चला गया, तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, फूड वेस्टेज। उसने पर डे का 5 दिन का चार्ट बनाया हुआ था। इस तारीख में इतना वेस्ट हुआ, इतना वेस्ट हुआ, इतना वेस्ट हुआ। लास्ट में उसने बड़े प्यार से लिखा था डोंट वेस्ट द फूड। मैंने उसके मैनेजर को बुलाया, मैंने कहा बॉस ये क्या है? कहता है सर कि लोग खाना ले लेते हैं, फिर वेस्ट हो जाता है, तो हम एक ही लोगों को समझाते हैं और मैंने कहा कैलकुलेशंस कैसे आपने निकाली? कहता है सर जो हमारा आता है और जितना वेस्ट होता है तो हम उसको प्रॉपर वेट करके करते हैं। मैंने कहा इसका क्या करते हो? कहता है सर हम या तो अपने आस-पास जितने गरीब लोग रह रहे हैं, उनको बाँट देता हूँ और जो बच जाता है, मैं उसको आने व आस-पास की जितनी भी धर्मशालास या जो भी गौशाला हैं, वहाँ पर दे देता हूँ। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा सर और यही चीज़ हम बाकी रेस्टोरेंट्स में अप्रोच कर रहे हैं। मैं कोशिश है कि आने वाले टाइम में सर मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बताऊँ कि यूरोप में एक ऐप है टू गुड टू गो। इंडिया में भी ऐप्स हैं सर ऐसी कि जिस पर आप फूड रात को रेस्टोरेंट में आपका बचा हुआ है, बना हुआ है, आप उसको 50% डिस्काउंट पे या और जो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकें, उस पे आप वो लिस्ट कर दें और जो लोग लेना चाहें उसको ले लें कि आप डस्टबिन में मत फेंकिए। मैं भी वैसी ऐप कुछ महीनों में लॉन्च कर रहा हूँ, तैयारी शुरू हो चुकी है उसपे, जिसपे हम दिल्ली के रेस्टोरेंट्स और बाकी रेस्टोरेंट्स स्टेट्स के भी लाने की तैयारी में हैं, कि आपका खाना जो बच रहा है, आप उसे फेंकने की बजाय उसको डिस्काउंटेड रेट्स पर कर दें, कि लोग जो लेना चाहें वो ले लें, कि आप उसे डस्टबिन में मत फेंकिए। वो सबसे बड़ी चीज़ है जो आप फेंक देते हैं और किसी के काम नहीं आता। मैं आपसे एक छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल साउथ कोरिया का सर, अब से कुछ साल पहले साउथ कोरिया में बहुत फूड वेस्टेज थी। वहाँ पर एक कानून आया कि आपको पैसे देने पड़ेंगे आपके वेस्ट फूड के अकॉर्डिंग जो आप फेंकेंगे। जितना आपने खाना फेंका, उसका वेट कर कर आपको उसके अकॉर्डिंग चार्जेस लगाए हुए थे और मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, वहाँ 99% फूड वेस्टेज खत्म हो चुकी है सर। सो हमें बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी सर, हम कोशिश कर रहे हैं स्कूलों के साथ जुड़ने की भी, कि आपको बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा प्लेटिंग सिस्टम। बच्चों को आदत है स्कूल के कैंटीन्स में गए, कुछ भी अच्छा खाना बना हुआ है, नूडल्स बने हुए जो उनके पसंद के खाना खाया, बल्क में ले लिया, जबकि नहीं खाया जा रहा और वो फाइनली फिर वो डस्टबिन में। सो बहुत सी चीज़ें हैं सर, इन पर वर्किंग कर रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से कोशिश है कि कुछ कर पाऊँगा। अरविंद अरविंद जी ने जो भूख मुक्त भारत की बात की, मैं एक आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूँ जो सुन रहे हैं। आप भी खाना खाने रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, महँगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और किसी का बिल 5 2000 3000 4000 से कम नहीं होता है। आप वहाँ खाना खाइए, लेकिन रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुला करके या मालिक को बुला करके बात ज़रूर कीजिए
कि आपका जो बचा हुआ खाना है, उस खाने को आप यूं ही बर्बाद करने की जगह अगर आप उन लोगों को दे देते हैं जो जिन्हें इसकी आवश्यकता है, तो आप बहुत पुण्य का काम करेंगे। बहुत सारी जगह जानकारियां नहीं है, बात करने वाले लोग नहीं है। अकेले अरविंद जी किस किस से बात करेंगे? तो अरविंद जी जैसे हजारों अरविंद चाहिए वो आप बन सकते हैं। सिर्फ जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं उसके मैनेजर से बात करें, उसके मालिक से बात करें। छोटा रेस्टोरेंट हो, बड़ा रेस्टोरेंट हो। अरविंद जी कोई आपने ईमेल बना रखा है अपना कि मान लीजिए अगर कोई आपको जानकारी दे, राय दे इस मसले पे तो और सुझाव दे तो आपके पास पहुंचे, कोई ईमेल हो तो बताइए। सर इट्स rclindia.in@gmail.com rclindia.in@gmail.com। इस पर जो लोग मुझे कुछ सुझाव देना चाहें, मुझसे जुड़ना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम सर। तो ये सारी दुनिया के लोगों के लिए मेरी अपील है कि अरविंद जी जैसे काम को करने के लिए, अरविंद जी जैसा जज्बा लोगों के बीच पैदा करने के लिए, और जो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जो स्कूलों में लोग हैं, खासकर पेरेंट्स, समझाना पड़ेगा कि उतना ही लो जितना तुम खा सकते हो, डस्टबिन में डालने के लिए मत कुछ करो। तो कहना है कि से करने की कोशिश कीजिए, और अरविंद जी ने आपको ईमेल बताया। अरविंद जी, अब एक चीज मुझे और बताइए कि आप जिस जगह पर हैं ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। आज आपके साथ जो बातचीत हो रही है बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हो रही है। लोग आपसे मिलते हैं, आपका संपर्क जानते हैं, आपके रिश्ते जानते हैं। पिछले जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आपने बनाया उससे आपकी ताकत का भी लोगों को अंदाजा है। और जिसके साथ जितने आपने नाम लिए अनुराग ठाकुर का या आपने राजीव प्रताप जी रूडी का, ये महत्वपूर्ण लोग हैं। आपने उनके नाम नहीं लिए जो आपसे लगातार फोन करते हैं, वो सारे मंत्री हैं। आपने किरण रिजिजू इस समय देश को चलाने वाले हैं, आपने कहा कि वो हमारे साथ कोविड में पैकेट बनाते थे। तो मेरी गुजारिश ये है आपसे, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके पास लोग आते नहीं कि अरविंद जी हम आपको इतना परसेंट कमीशन दे देंगे, इससे हमारा काम करा दीजिए, और वो पैसा आप चाहे जैसे इस्तेमाल कीजिए। उदाहरण दूसरे शब्दों में आपको लोभ लालच नहीं देते काम कराने के लिए? सर मैं आपको इस बारे में एक सच्चाई बता दूं कि मेरा अपना सोशल सर्कल जो होता था मेरे रिश्तेदारों में और मेरे फ्रेंड्स में, वो 100% से केवल 2% रह गया कि मैंने अपनी जॉब के पहले दिन से लेकर सर आज तक ना ऐसी पैरवी करनी पसंद करी, ना मैं करता हूं और ना मैं करूंगा सर। शायद यही एक कारण है कि आप लोग जब आते हैं मुझे उतना प्यार आशीर्वाद देते हैं। अदरवाइज आप जानते हैं कि शायद मुझे एक लाइजनिंग का बंदे का कोई नाम दिया होता कि वो लाइजनिंग वाला बंदा वहां बैठा हुआ है, उससे काम करा लो। तो आप लोगों के आशीर्वाद से सर बस एक यही इज्जत कमाई और यही कमाना चाहता हूँ, और मेरे लिए यही बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मैं इन चीजों से दूर हूं और आप सब लोगों का अक्रॉस द पार्टी लाइन मुझे वो आशीर्वाद 1996 से लेकर आज 2025 तक मिल रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि जब तक हूं आप लोगों की सेवा कर सकूं और अपने ऊपर ऐसा कोई लांछन लेके इस क्लब से रिटायर नहीं हूं सर। तो अरविंद जी हम आपसे अगला प्रोग्राम करेंगे ये जानने के लिए कि जो ईमेल आपने दिया है उस पे किस तरह के सुझाव आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि वो जो सुझाव आ रहे हैं वो भी लोगों को बहुत प्रेरित करेंगे। पर इतना जरूर है कि आपके पास अगर सुझाव आए कि देश के, और ये सोचिए जरूर कि देश के दूसरे हिस्सों में भी बहुत सारे लोग आपके जैसा काम करना चाहेंगे, लेकिन उनमें न वो सक्षमता है, न उनमें सोचने का तरीका है, तो उनको एक गाइड करने का काम भी आपको करना पड़ेगा। पर सबसे बड़ी चीज अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने कुछ लोगों के नाम लिए, जिसमें आपने राजीव प्रताप रूडी जी और अनुराग ठाकुर जी का नाम लिया। इन लोगों से आपको कैसी मदद मिल रही है? किस तरह की मदद मिल रही है? इनसे कोई कोई ऐसी सलाह तो नहीं मिल रही है कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं? क्लब का काम इससे प्रभावित होता है? सर सबसे पहले मैं बताऊं कि क्लब के सेक्रेटरी मिस्टर राजीव प्रताप रूडी हैं, तो डे टू डे एक्टिविटीज वही देखते हैं। आज तक उन्होंने इस बारे में मुझे 1% भी मना नहीं किया। जिस दिन मैंने उनको बोला तो उन्होंने मुझे यही बोला, शाबाश है, करो, मेरे लायक जो होगा मुझे बता देना। अनुराग ठाकुर जी हो गए, राजीव शुक्ला जी हो गए, स्मृति ईरानी मैडम, संजय झा,
काफ़ी मेंबर्स उस लीग में आए और सबने एक आशीर्वाद देने के साथ मुझे ये बोला कि हम लोग जो कर पाएँगे, आपके इस मिशन के लिए हम हमेशा साथ हैं। और मेरी कोशिश यही होगी कि इन सब लोगों का, आप लोगों का आशीर्वाद लेकर मैं इस मिशन के उस एंड तक पहुँच पाऊँ कि हम लोग इसको वाक़ई में भूख मुक्त भारत बना सकें। जो आज की फिगर्स हैं कि इतने लोग बिना पौष्टिक खाना खाए सोते हैं, हम उन नंबरों को जल्द से जल्द खत्म ना कर पाएँ, कम से कम तो ले ही आएँ, आने वाले 2-3 साल में। मुझे लग इतना ईज़ी नहीं होगा सर, मैं भी समझता हूँ, बट आप सब लोगों के आशीर्वाद से, बाकी लोगों के आशीर्वाद से अचीव तो ज़रूर कर लेंगे, समय ज़रूर लगेगा, लेकिन उम्मीद मुझे पूरी है कि मैं कुछ कर पाऊँगा। अरविंद जी, आप जैसा काम कर रहे हैं, इसमें मुझे लगता है बहुत सारे गुरुद्वारे, बहुत सारे दरगाहें, बहुत सारे मंदिर इसमें हाथ बटाना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास भी इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो डोनेट कर सकते हैं। पर महत्वपूर्ण चीज़ ये नहीं है, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो आपने जज़्बा अभी दिखाया और जिस तरह की बातें आपने की, ये बातें मुझे लगता है कि लोगों को प्रेरित करेंगी और वो आपसे संपर्क ज़रूर करेंगे और देश के लोगों से सर और दुनिया के लोगों से मेरे मेरी जी, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, क्रिकेट के टाइम लोगों ने मुझे बोला कि ये तो पैसे कमाने का बिज़नेस बन गया, कोई खाना नहीं बाँटेगा। तो मैंने प्रॉपर ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड में इवेंट कमेंट्री जो लाइव दूरदर्शन कवर कर रहा था, मैंने उसपे ही बोला था कि बॉस मैं इस तारीख को खाने बाँटने की शुरुआत करूँगा, जिसको आना है मेरे साथ आकर खाना बँटवाएँ और हर संडे को भी मैं एवरी मंथ का जो लास्ट संडे होगा उस पे बाँटूँगा। कुछ लोगों ने मुझे उसके बाद अप्रोच भी किया, मैंने उनको जेन्युइन फोटोग्राफ शेयर करी कि बॉस ये बिज़नेस मॉडल नहीं था, जितने रन्स के अकॉर्डिंग मील अनाउंस थी वो बँटनी शुरू हो गई है, आने वाले टाइम में बढ़ती रहेगी। आरसीएल इंडिया का हंगर फ्री भारत का सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है। मैंने कहा आप लोग सब फॉलो करिए, देखिए कि जेन्युइन काम हो रहा है और होता रहेगा। दूसरा, आपके माध्यम से मैं सबसे अपील ये करूँगा कि शुरुआत हम सबको अपने घर से करनी होगी। आप उतना खाना बनाएँ, जितना आपके परिवार के लोग खा लें। उसको फेंकिए मत। अगर बच ही गया है सर, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप किसी गरीब को जाके खुद दे दें। नहीं तो सर गौशालास, ऐसे डॉग शेल्टर्स हैं जहाँ खाना नहीं होता, वहाँ जाके दे दें। मैं एक छोटा-सा अभी शेयर करूँगा सर आपको जस्ट वैसे ही, मैं अभी अलवर गया था एक दोस्त को मिलने। तो जब मैं उसकी सोसाइटी के बाहर निकला, तो एक छोटा-सा जो पुराने पोस्ट ऑफिस होते हैं सर लाल कलर के, वैसे एक पोस्ट बॉक्स सा लगा हुआ जी, था जी, और उसमें लिखा हुआ था जी। कि रोटी आप इसमें डालिए। तो मुझे समझ नहीं आया कि पोस्ट बॉक्स पीले कलर का, रोटी इसमें डालिए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, "ये क्या है?" बोला कि हमने अपनी सोसाइटी में ये मैंडेटरी कर रखा है कि हर बंदा 1 रोटी लंच टाइम पे और 1 रोटी डिनर टाइम पे अपने घर से इस बक्से में ज़रूर डालेगा। और हर महीने हम एक नया वॉलंटियर अपने लोगों में से अपॉइंट करते हैं, जो वहाँ से रोटी निकालता है और पास की गौशाला में देकर आता है। सो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा सर। और दिल्ली बिल्कुल, जैसे एरिया में एनसीआर में सोसाइटीज़ भरी पड़ी हैं। तो जो जैसे भी सेवा कर सकता है, सो गौशाला में, डॉग हैंड शेल्टर्स में या गरीबों में, अपने घर से हर कोई अगर एक रोटी की शुरुआत करेगा या बचे उस खाने की शुरुआत करेगा, तो शायद मिशन बहुत ही जल्दी हम अचीव कर पाएँगे सर। बिल्कुल अरविंद जी, और आपने जिन लोगों के नाम लिए इनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, रूडी जी हुए या अनुराग जी हुए, या राजीव शुक्ला जी हुए, ये सब बड़े समर्थ आदमी हैं और देश में बड़े समर्थ हैं। तो मैं इनको पुश करूँगा कि सिर्फ़ इस बात को वाक्य में न रखें, शब्द में न रखें, इसको अमली जामा पहनाएँ और लोगों से कहें कि इस मुहिम में साथ जुड़ें। अरविंद जी, एक आखिरी बात मैं फिर आपसे पूछता हूँ कि आप इस जज़्बे को जो आपने काम शुरू किया है, इस जज़्बे को आप क्या आपका मन क्या कहता है? कितने दिनों तक आप इसको चला पाएँगे? सर जब तक मैं ये कहूँ कि मेरे शरीर में एक हिम्मत होगी करने के लिए, मैं उसको करता रहूँगा और मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो मैंने टारगेट सोचा है कि अगले 5 साल तक मैं इस मिशन की एंड देख लूँ कि हाँ, अब लोग भूखे नहीं सो रहे हैं भारत में, हमारे देश में। सो 2030 आई एम प्लानिंग कि शायद मैं एक अच्छे फिगर्स आपके साथ कुछ आने वाले टाइम में शेयर कर पाऊँ और 2030 में शायद आप मौका मुझे बैठने का दोबारा देंगे तो मैं कह दूँ कि सर अब हमारे यहाँ लोग भूखे नहीं सोते।
या दूसरे शब्दों में आप ये जज़्बा पैदा कर देंगे तब तक कि लोगों में ये चेतना जागृत हो जाए कि वो अपने अड़ोस-पड़ोस में किसी को भूखा न देख सकें। उनके लिए खुद काम करें। जो आपने कहा हाँ उसका सर, दूसरा बिल्कुल हिस्सा ठीक बात है सर। मुझे लगता है जी, तो मैं इस प्रोग्राम को अरविंद जी आज समाप्त करता हूँ, पर मैं आपको लगातार तकलीफ देता रहूँगा बिना सूचना के, ये जानने के लिए कि आपका ये कार्यक्रम कहाँ तक पहुँचा और लोगों के ऊपर इसका कितना असर हुआ और लोगों ने आपके मदद में हाथ बढ़ाया या नहीं बढ़ाया। दोस्तों, मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करने के साथ अभी हम लगभग 41 मिनट 40 मिनट बात कर चुके हैं, पर मैं सारी दुनिया के लोगों से अपील करता हूँ कि अरविंद जी आपका पूरा नाम क्या है? मैं अरविंद हम कुमार लिखता हूँ अरविंद सर, जी कहते अरविंद हैं। कुमार, अरविंद कुमार। देखिए कि तो एक ये बड़ी प्रमुख चीज़ है कि एक व्यक्ति अपने नाम के आगे अपनी जाति नहीं लिख रहा है और सिर्फ़ अपने नाम के ज़रिए से अपने को लोगों के पास तक पहुँचा। आपके इस काम में एक आखिरी सवाल अभी भी मेरे दिमाग में आया कि आपकी माँ का या पिताजी का क्या असर कोई है क्या? प्रेरणा कहीं से मिली? क्योंकि लोग कहते हैं पहली शिक्षिका माँ ही होती है। मेरे पिताश्री आपकी ही फील्ड से थे सर। ही वाज़ अ जर्नलिस्ट। मुज़फ्फरनगर में एक 90s में न्यूज़पेपर होती थी, दैनिक देहात, मुझे आज भी याद है। तो उसके सीनियर हुँ, हुँ। जर्नलिस्ट होते थे। सो उनका हमेशा एक होता था कि हर मंगलवार वो वहाँ के एक मंदिर के सामने खाना ज़रूर बाँटते थे। तो शायद वो ही एक चीज़ आशीर्वाद के रूप में मुझे अपने फ़ादर से मिली है और शायद मैं वही आशीर्वाद को आगे लेके चल रहा हूँ सर। तो बहुत-बहुत आपको धन्यवाद और पत्रकार होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि आपके पिताजी उसी प्रोफ़ेशन में हमारे सीनियर थे जिस प्रोफ़ेशन में आज हम हैं। मैं अपने सारे पत्रकार दोस्तों से भी ये अपील करता हूँ कि आपको जब वक़्त मिले अरविंद जी के इस अभियान को आगे बढ़ाने में कम से कम अपने सोशल मीडिया पे या अपनी लेखनी में इसको ज़रूर शामिल करें। अरविंद जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके थैंक इस यू सर, काम के लिए बहुत-बहुत आपको शुक्रिया। जितना नहीं सर, जितना आपने मुझे साधुवाद दिया मौका जाए दिया उतना कि कम मैं है। आपके माध्यम से मैं ये बात पहुँचा सका और आप इतने टाइम से मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू। मैं बहुत सचमुच मुझे ये जान के अच्छा लगता है कि हमारी आपकी मुलाकात होती है और आप हमेशा मुस्कुराते हुए आपने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की जिसकी शिकायत की जा सके, ये कमाल की चीज़ है। और मेरी थैंक यू ज़िंदगी में सर। ऐसे मेरे ख़्याल है गिने-चुने उँगलियों पे गिने जाने वाले लोग हैं, जो आपकी तरह के लोग हैं। आप उनमें से एक हैं और शायद लिस्ट में ऊपर से आपका पहला ही स्थान है, नीचे से पहला अरे नहीं है। नहीं, बहुत मैं बड़ी बात बहुत-बहुत है सुनने मैं को। बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अरे और सर, थैंक यू। आपको जल्दी ही मैं फिर तकलीफ दूँगा ये जानने के लिए कि आपके इस अभियान को कितनी सफलता मिल रही है, कितनी ज़रूर सर, जागृति आप ज़रूर। फैला पा रहे हैं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू। लाउड इंडिया नमस्कार की सर। तरफ से आपको धन्यवाद। थैंक यू सर।